शादी की पहली रात मेरी दुल्हन कमरे से भाग गई। रिश्तेदार हमारा मजाक ना उड़ाएं, इसलिए माँ ने मेरी शादी मेरी बुआ की 14 साल बेटी से कर दी। लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अभी छोटी बच्ची थी। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि शादी की पहली रात पति पत्नी क्या करते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि इसने अचानक मेरे साथ। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे से बड़े 2 भाई और 2 बहनें थी। वह सब शादीशुदा थे, मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेरे मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी भी हो जाती थी। हमारा घराना खुशहाल घराना था। एक दूसरे का ख्याल रखना, इज्जत करना, एक दूसरे के काम आना, बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहते थे। माँ ज़रा पुराने ख्यालात की थी, अपने ख़ानदान और आस पड़ोस की बातों को अहमियत देने वाली थी, जो हमेशा हर काम में लोगों की सोच को अहमियत देती थी। लोग क्या कहेंगे, उनका इस बात से ही सोच सोच कर बुरा हाल रहता था। माँ को इतनी परवाह हमारी नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी कि लोग क्या कहेंगे। बाबा चिढ़ जाते थे, अरे भाई कहने दो, लोग जो कहते हैं, किस बात की इतनी फिक्र है। लोग भले कुछ सोचते भी ना हो, मगर माँ का वही एक डायलॉग जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता था। कभी कभार हालात ऐसे बदलते थे कि खुशियों का गुमान भी नहीं होता। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान इसी से लेती है जो जिंदगी का सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, सिमर भी इसी कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते मैं उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्र का तकाजा ऐसा होता है कि जिंदगी में कोई शख्स अहम हो जाए, पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल मेरा हुआ था। वे इतनी खूबसूरत थी कि कोई इसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश करे। वे किसी परी से कम नहीं थी, खूबसूरती में मिसाल थी। मैं पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी न मिलने की वजह से मोहल्ले के कोनों पर खड़ा हो जाता था। एक दिन सिमर कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने इसे रोक लिया। सोचा इससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। मेरी इस हरकत से वे बहुत घबरा गई थी, मगर मैंने सिर्फ इसके भाई का नाम लेकर इसके बारे में पूछा और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इसकी घबराहट देखकर उल्टा मुझे शर्मिंदगी होने लगी। बिना वजह मेरी वजह से वे कितनी परेशान हो गई थी। यहाँ लगे इस दिन मेरा पक्का इरादा था कि अपनी पसंद का इजहार कर दूंगा। इधर माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर रोज़ बोलती। उनकी एक ही बात थी कि जल्द नौकरी तलाश करो ताकि वे मेरे सर पर सेहरा सजा सके, और मैं अभी ये सब नहीं चाहता था। सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मिच्योर होना पड़ता है। मुझे भी अंदाज़ा था कि इंसान कितना मसरूफ़ और मजबूर हो जाता है, मगर शादी करनी तो ज़रूरी होती है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। कुछ ये भी ख्याल था कि सिमर भी अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाए तो माँ को अपनी पसंद बताकर इसका हाथ मांग लूँगा। अभी माँ को बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं रोज़ फाइल उठाता और अलग अलग कंपनियों में किस्मत आजमाने चला जाता। उन जगहों पर मेरे जैसे और भी लोग अपने सपने के खूबसूरत ख्वाब सजाए वहाँ बैठे होते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक कक्ष में जाती तो वह खुशी खुशी वापस चला जाता, और बाकी सब मुंह लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाए किसी और जगह किस्मत आजमाने निकल जाते हैं। यह तो रोज़ का मामूल बन चुका था। अपनी फाइल लिए कई घंटे कंपनी में खड़ा होना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, और फिर किसी और के चुनाव हो जाने पर अपनी फाइल उठाकर वापस मुंह लटकाए घर आ जाना और किस्मत को कोसना। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि वहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह वापस चले जाते थे। बस जिसको नौकरी मिलती वही खुश होकर वहाँ से निकलता। मैं भी अपनी सिमर को आते जाते देखता और ठंडी आहें भरता कि कब मुझे नौकरी मिले और कब मैं माँ को अपने रिश्ते के लिए सिमर के घर भेजूँ। मेरे घर से 2 घर छोड़कर सिमर के घर के करीब मेरा एक मोहल्ले का दोस्त रहता था। ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस मोहल्लेदारी की वजह से और कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से अच्छी खासी बातचीत थी। अच्छी शक्ल और सूरत का भी था। इसके बाल घुंघरालू थे और वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। इसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने अक्सर नोट किया कि वह सिमर को ऐसी नज़र से देखता है जिस नज़र से मैं उसको देखा करता था। हो सकता है मेरा वहम हो, या फिर वैसे भी सब लड़कों की आदत होती है। मैं अक्सर यही सोचता कि लड़के तो आते जाते तकरीबन हर लड़की को ताड़ते हैं, यकीनन यह भी ऐसे ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब सिमर वहाँ से गुजरती और वह लड़का इसे देखता तो सिमर भी उसे मुस्कुरा कर देखती। 1-2 बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया।
फिर इसके बाद मैंने ख़ास ध्यान से देखना शुरू किया तो बाकी दोनों की आंखें चार होती हुई दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ उछलते। मेरे लिए बात बहुत तकलीफ़ वाली थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। बस घर जाकर सोच सोच के जलता रहता था और प्लानिंग करता कि किस तरह सिमर को अपनी हालत के बारे में बताऊं और इस लड़के से पीछा छुड़ाऊं। मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था। एक तो नौकरी का मसला और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दिन रात की सोचों से परेशान रहने लगा और अब घर वालों को भी मेरी सूरत हाल से कुछ परेशानी होने लगी कि आखिर बात क्या है। वे मुझसे अक्सर पूछते कि क्यों तुम इतना परेशान रहती हो, असल बात बताओ। और मैं टाल देता, बस नौकरी का कहकर चुप कर देता। जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए परेशान हूँ। हालांकि मुझे दूसरा मसला भी था जो मैं अभी बताना नहीं चाहता था, मगर कब तक। एक दिन बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बड़ा हौसला दिलासा दिया। वह बातें की और मुझे दिल की बात कहने पर मजबूर कर दिया और मैंने भी उन्हें खुलकर सिमर के बारे में बता दिया और अपनी पसंद का इजहार कर दिया। फिर नौकरी की परेशानी का बताया। भाभी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहले काम यही करेंगे कि तुम्हारा रिश्ता लेकर उधर जाएंगे। तो उन्होंने मुझे यह भी दिलासा दिया कि मैं उनके घर जाकर यह बताऊंगी कि हम यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी तसल्ली दी, मुझे काफ़ी हौसला मिला। एक तरफ का मामला तो ठीक हुआ, मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता। जहाँ कोई बताना मैं उधर अपनी फाइल लेकर चला जाता। बहुत मुश्किल से एक जगह मुझे नौकरी मिल गई, अच्छी जॉब थी, मुझे कुछ सुकून मिला। घर वाले बहुत खुश हुए। मैं अपनी खुशी में सिमर को भी शामिल करना चाहता था। शाम को सोचा भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ इसके घर चले और सिमर और इसकी माँ को ये खुशखबरी दे। मैंने भाभी से बात की, पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर मेरे बार बार कहने पर वे मान गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी छत पर चला गया थोड़ा मौसम एंजॉय करने और सिमर के घर तक झांकने का मेरा दिल कर रहा था कि छत पर खड़े होकर चीख कर सबको बताऊं कि मुझे आज जॉब मिल गई है। तो ये बचकाना ख्वाहिश, मगर जो इतने अरसे से नौकरी के लिए इतना परेशान था, इसके एहसास कुछ ऐसे ही होते हैं जो इस दिन मेरे थे। मैंने छत पर जाकर एक लंबी अंगड़ाई ली। इसी दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़े उसी लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में सिमर के साथ सैर था। मेरी अंगड़ाई वहीं ख़त्म हो गई। मेरी आंखों में नफ़रत और दिमाग में गुस्से की आंधियाँ चलने लगी क्योंकि वे पूरे ध्यान से सिमर से इशारों में बातें कर रहा था। सिमर अपने घर में खड़ी थी, मेरा हाथ खुद ब खुद मुझे से मुट्ठी की शक्ल में बन चुका था। मैं अपने इस जज्बे पर खुद भी हैरान हुआ। इतने में सिमर की नज़र मुझ पर पड़ गई और वे जल्दी से कमरे में चली गई। मैं नफ़रत से इस लड़के को घूरने लगा। हद करता है, वह मेरी है और तू उसके साथ आंख मटक्का कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं, मैंने दिल ही दिल में कहा। 2 मिनट बाद वह लड़का भी नीचे उतर गया। मैं फिर सोने लगा। अब क्या करूं, उससे पहले पानी सर से ऊंचा हो जाए, मुझे कोई कदम उठाना होगा। मैं फिक्रमंदी से हाथ मलने लगा, मुझे जल्द कुछ करना होगा। मैं यही सोचते हुए नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और अब माँ से कहा कि उनसे बात करें और उन्हें राज़ी करें। मैं जल्द शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज ही माँ को मेरी पसंद से आगाह करेंगी और जल्द कोई हल निकालती हैं। इस बात का भाभी ने ये भी कहा कि खुद को ठंडा रखो, इस लड़के को इग्नोर करो, अहमियत ना दो। मैंने ऐसा ही करने की हामी भरी, मगर मैं अंदर ही अंदर सब पी रहा था और डरता भी था कि कहीं वह लड़का कोई चक्कर ना चला ले। फिर मेरी फिक्रमंदी देखकर भाभी ने माँ को सारी बात बताई। पहले तो माँ ने इनकार किया कि अभी नहीं, अभी तो जॉब शुरू हुई है, वैसे भी मोहल्लेदारी है, बातें ना बने, मगर भाभी ने माँ को मना लिया। शाम हुई तो माँ और भाभी मेरा रिश्ता लेकर सिमर के घर गई। वह जब तक इसके घर में रहे मैं बेचैनी से इधर उधर चलता रहा और दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि ऊपर वाला इसकी माँ फ़ौरन मान जाए, कोई परेशानी ना बने। कोई 2-3 घंटे बाद वे दोनों वापस आ गए। मैं जल्दी से उनके सामने गया कि मुझे देखकर बताए कि कोई खुशखबरी देंगी, पर वे दोनों मेरी तरफ एक नज़र देखकर अंदर गुजर गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कई तरह के ख्याल मेरे दिमाग में आए और परेशान करने लगे। यानी कि बात नहीं बनी। मैं सोचता हुआ उनके पीछे कमरे में चला गया।
और माँ भाभी के पास बैठकर उनकी तरफ गौर से देखने लगी। वे दोनों पहले मुंह नीचे करके बैठी रहीं, फिर मेरी तरफ देखा, उनकी हंसी निकल गई। मैं हैरान और परेशान उनको 2 मिनट देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया, उन्होंने हाँ कर दी है। सिमर की माँ को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। वाकई में मैं खुशी से चहक उठा। हाँ भाई, खुश हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया है। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सबने मुझे मुबारकबाद दी और खूब परेशान किया। मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं खुश कैसे न होता। मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत मुझे मिलने वाली थी, पर दिल में ये ख्याल भी था कि कहीं सिमर को तो एतराज़ नहीं होगा। मैंने चुपके से भाभी से पूछ लिया कि इसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा था क्या वे राज़ी है। भाभी ने बताया कि जाहिर है कि वह अंदर दूसरे कमरे में गई थी। फिर सिमर चाय बना कर लाई। माँ ने उसे मुबारकबाद दी तो वह खामोश रही। मतलब माँ बेटी के अंदर बातचीत हो चुकी थी और जाहिर है आंटी ने इससे पूछ कर ही हाँ करनी थी। मुझे ये सब सुनकर कुछ सुकून सा मिला। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई राजा हूँ, सामने वाले लड़के पर जीत ले गया हूँ। वे मुझे बेचारा सा लड़का लगने लगा था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी रखें, ये करेंगे वे करेंगे, और साथ साथ मुझे छेड़ते रहते। एक हंगामा सा था घर में। पैर में अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए सिमर के दरवाजे पर नजरें थी कि शायद वे नज़र आ जाए, शायद कहीं मिल जाए, मुझे इसकी मर्जी पता चले, मगर नहीं, वे मुझे कहीं नजर न आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सबने तय किया कि अब इसकी माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूं लटकाए रखना ठीक नहीं है। सबने फैसला किया कि आज शाम माँ और दोनों भाभी जाकर सिमर की माँ से शादी की तारीख पक्की कराएंगे। भाभी ने जाकर उनकी माँ को बता दिया कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं। उन्हें भी कोई एतराज़ न था। सब बहुत खुश थे। शाम को माँ और दोनों भाभियाँ सिमर के घर तारीख लेने चली गईं। हम सभी इंतज़ार में थे। फिर वो तारीख लेकर आए और पता चला कि कब की तारीख लिखी गई है और फिर तैयारी शुरू करें। मुझे भी बहुत बेचैनी थी। 3 घंटे बाद माँ और भाभी घर वापस आए। सब उनके आसपास जमा हो गए। उनसे जानने लगे। पता चले कि 2 महीने के बाद तारीख तय हुई है। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मिठाई मंगवाई और हम सब ने मुँह मीठा किया। मैं इस दिन बहुत खुश था। घर में भी खुशी का समा था। सब शॉपिंग की लिस्ट तैयार करने लगे, अपने अपने कपड़े की बातें करने लगे, तैयारी के प्रोग्राम करने लगे। बस सब ने सोचा कल से शॉपिंग के लिए जाएंगे। लिस्ट तैयार होने लगी। अब मैं भी बेफिक्र हो चुका था और पूरी ध्यान से अपनी जॉब करने लगा था। काम को ज़्यादा मेहनत और ध्यान देने लगा था ताकि शादी तक अपनी बॉस को अच्छे से इम्प्रेस कर सकूं, उनकी नज़रों में अपनी मेहनत से मुकाम बना सकूं। इस दिन के बाद सिमर मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा। बहरहाल ये सुकून था कि उसका नाम मुझसे जुड़ चुका था। घर वाले घर की सजावट और ख़रीदारियाँ करने में मसरूफ़ थे। दिन तेज़ी से गुजरे जा रहे थे। हम सबके अंदर जैसे बिजली जैसी तेज़ी आ चुकी थी। घर में एक हलचल थी। वक्त के गुजरने का पता ही न चला और वह दिन भी करीब आ गए। मेरे लिए शेरवानी पसंद की अच्छा ड्रेस था। दुल्हन के कपड़े तैयार हो रहे थे। घर की सजावट का सामान इकट्ठा किया जा रहा था। सबके चेहरों पर एक रौनक सी थी। घर में एक हलचल सी मची हुई थी। बड़े मज़े के दिन थे। हम सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। भाभी और बहनों ने ढोलक रख ली थी। दोपहर सारी शॉपिंग करते और रात को कामों से फारिग होकर ढोलक लेकर बैठ जाते। मुझे बीच में बैठकर खूब गाने गाए जाते। मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता। भाभी छेड़छाड़ भी करती, शरारतें भी साथ साथ करती थी। हंसी मजाक चलता रहता। सब खुशियों में मग्न थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई गई। गाने और मेहंदी खूब रौनक का मेला लगा हुआ था। रात के 12 बज चुके थे मगर कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक गाना यूं जैसे टेप चल रही हो। माँ बार बार खाना खाने की आवाज़ लगाती मगर किसी को भी खाने का होश न था। सब अपने में मग्न थे। दूसरे कजिन और उनके बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। घर का कोई कोना खाली न था जहाँ कोई ना हो। सुबह मैंने दुल्हा बनना था, यह भी अपनी पसंद की लड़की का। ये सोचकर मैं बड़ी खुश हो रहा था। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा वक्त था जब सब माँ की डांट खाने के बाद लेटे ताकि सुबह के फंक्शन की तैयारियों के लिए फिर से ताज़ा हो सके। दोपहर का फंक्शन था। सब तैयारी पूरी थी। 11 बज गए, पता ही ना चला। मिठाई के टोकरे भी आ चुके थे। स्वागत की तैयारियां भी पूरी हो गई थी। मैं बाहर निकलकर सिमर के घर जाना चाहा। मुझे लगा वहाँ पूरी खामोशी है। देखियो भला, उनके घर तो किसी ने कोई तैयारी ही नहीं की।
फिर सोचा कि हाँ 4 दिन पहले जाकर कपड़े दिए थे, सब ठीक थे, खुश थे उनके घर वाले भी। मैंने भाभी से कहा पता करें सब तैयारी है, बारात उनकी तरफ कितनी देर में आए, क्या वे तैयार हैं। भाभी ने कहा अभी देखती हूँ। मैं शेरवानी पहनकर तैयार हो चुका था। भाभी चादर ओढ़ कर सिमर के घर चली गई। घर वाले, मौसी, चाचा, सारे कजिन सब जाने के लिए तैयार हो चुके थे। एक खुशी का माहौल था, सब मिलकर कामों में हिस्सा ले रहे थे। बस बारात जाने का इंतज़ार था जहां उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था। मेरी भाभी सिमर के घर से वापस आ गई। मैंने देखा उनके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। जिस खुशी से वे गई थी वापस आकर उनकी खुशी गायब थी। अजीब सी फिक्र के आसार दिख रहे थे। माँ उनके कंधे पकड़कर पूछ रही थी क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी करीब पहुंच चुका था। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है। भाभी बस खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। माँ ने फिर झंझोड़ कर उनसे इस खामोशी की वजह पूछी। वे बोली माँ जब मैं लड़की वालों के घर गई तो सिमर की माँ रो रही थी। उनकी बहन भाई पास थे, सब बहुत परेशान थे। मैंने हर तरफ देखा। पहले तो मैं समझी बेटी की जुदाई में ऐसा है। जब मैंने हौसला और दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैं बहुत हैरान हुई। आंटी आप क्या कर रही हैं, बताएं तो सही हुआ क्या है। तब वे कांपती आवाज़ में बोली कि सिमर शादी से खुश नहीं थी। हालांकि मैंने पूछा था, वे खामोश रही। सिर्फ इतना कहा कि अभी ना करें, मगर इसके बाबा ने समझाया था कि अभी नहीं तो कब करनी है। करनी तो है ही, लोग अच्छे और देखे भाले हैं। तब वह खामोश हो गई थी। हम सब समझे राजी हो जाएगी। रात न जाने वे घर से चली गई। हमारे मुंह पर कालिक मल गई। आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे, ये कहकर वे बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी की छींटे मारते हुए उन्हें होश में लाया। ये सुना था कि मेरी माँ सोफे पर ही गिर गई। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन तो पहले ही निकल चुकी थी। भाभी की कहानी सुनकर ऊपर से माँ की हालत देखकर मैं और परेशान हो गया। मेरे मौला, ये सब क्या है और मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। सबने माँ को उठाकर बिस्तर पर लेटाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशियाँ मनाई जा रही थी वहाँ गम के सारे मंजर आने लगे थे। बेचैनी सबके चेहरे पर छा गई। मैं अपने कमरे में सर पकड़ कर बैठ गया। मेरा दिल चाह रहा था ज़ोर ज़ोर से चीखूं और अपने दिल का गुब्बार निकाल दूं। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले ही इनकार कर देती, यूँ रुस्वा तो न करती। अब क्या होगा। बाराती आ चुके थे, किसी ने बताया अब सारे मेहमान आ चुके थे। मेरे अपने होश उड़ चुके थे। अब क्या करना। कजिन आते और हौसला देकर चले जाते। शायद घंटा इसी तरह गुजर गया। कुछ देर के बाद माँ कमरे में आई और मैं उन्हें देखकर खड़ा हो गया। वह सदियों की बीमार लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू साफ किया। माँ ने मुझे सीने से लगाया। मैं छोटे बच्चों की तरह माँ के सीने से लगा और खूब रोया। उनकी आंखें खुशक थीं, मगर दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। मेरे दिल का खून हुआ था। माँ ने बिस्तर पर बैठकर मुझे अपने पास बिठाया और हौसला दिया और इस मसले का जो हल बताया वह सुनकर मेरा सर घूम गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। माँ ने कहा क्योंकि सब मेहमान आ चुके हैं और तमाशा बनने से बेहतर है तुम मेरी भतीजी से शादी कर लो। सबके मुंह बंद करने का एक यही रास्ता है। अब कुछ नहीं हो सकेगा। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या खामोशी से इस शादी को कर लो। बेहतरीन इसी में है, मगर माँ वह बहुत छोटी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे मोहलत तो दें। मैंने इंतज़ार भरे अंदाज में कहा। माँ ने कहा मोहलत? किस बात की मोहलत? तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खामोशी से सर झुकाया। तुम्हारे कहने पर इसके घर रिश्ता लेकर गए। तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज़ ना किया। अगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर था तो बेहतर इसी में है कि तुम भी खामोशी से मेरी बात मान लो, जैसे हमने मानी थी। ऐसी लड़की थी जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया। इसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। जो माँ बाप की ना हो सकी वे किसी और की क्या होगी। बस अब मेरी परेशानी में और बढ़ोतरी ना करो। भाई को मैंने कह दिया है, वे होटल में इंतज़ाम करने चले गए हैं। अब अगर तुमने इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। माँ ये क्या कहने लग गई। नहीं नहीं माँ, ऐसी बातें ना करें। ऊपर वाला आपको मेरी भी उम्र लगा दे। मुझे आपकी ज़िंदगी से प्यारी कोई चीज़ नहीं। मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैंने तड़प कर माँ के कदमों में बैठते हुए कहा, माँ आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। और मैंने सर माँ की गोद में रख दिया। माँ ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और प्यार से बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद न करना। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, इसने किसी की इज्जत की परवाह नहीं की। तुम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मैं आंसू साफ करते हुए
हुए माँ की बातों की हाँ में हाँ मिलाया। खैर घर के ख़ास लोगों को प्रोग्राम बता दिया गया। लोगों को कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी। कुछ ऊपर नीचे की लगाकर भाभी बहनों ने बात संभाल ली। बुझे हुए चेहरों के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब वीरान लग रही थी। मेरी शादी हो गई, कैसे हुई, कैसा हुआ, क्या हुआ, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोचों में इतना गुमराह के पता भी न चला कि कब दुल्हन मेरे पास में वापस आ गई। मुझे सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था। बारात गई भी और दुल्हन भी आई, मगर सब एक मजबूरी में किया गया। बुझे हुए दिल के साथ सब घर वालों को जो जो करना था वह खत्म हो गया था। ये सब एक रस्म निभाने के लिए था, लोगों का मुंह बंद करने के लिए था, या अपनी इज्जत बचाने के लिए। मजबूरी में मैं शादी हुई, फिर ज़बरदस्ती करवाई गई। मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरी हालत अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस शख्स की होने वाली बीवी घर से भाग जाए, उसके मुंह पर तो जूता पड़ता है, और जो बेइज्जती होती है वे शायद ही कोई समझ सकता हो। जिंदगी बेमकसद सी हो जाती है। यूँ लगता है कि हर देखने वाली नज़रें इस आदमी पर हंस रही हैं। मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था। इस लम्हे मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस हुआ, और वह हाथ माँ का था। बेटा कुछ खा लो, वहाँ भी कुछ नहीं खाया होगा। माँ को मेरी परेशानी का अंदाज़ा था। उन्हें पता था मैं भूखा हूँ। माँ भी क्या चीज़ होती है, कुछ कहे बिना ही सब कुछ समझ जाती है। चलो उठो, खाना लगा दिया है, कुछ खा लो, माँ ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मगर माँ भूख नहीं। मैंने हाथ चूमते हुए माँ के लिए थोड़ा सा खा लो बेटा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। माँ के खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया। भाभी ने कहा जो अब अपने कमरे में। मैंने वहम भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने कमर पर थपकी दी। बुरी बात है, आपको जाना चाहिए, जो भी है वह आपकी बीवी है, आपकी जिम्मेदारी। माँ ने भी इसको यही कहा। किसी हारे हुए इंसान की तरह मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मुझे एक उम्र गुजर गई थी, इसकी एक एक चीज़ मुझे प्यारी थी। जिस कमरे के बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, आज वही कमरा मेरे लिए घुटन साबित हो रहा था, अजनबी लग रहा था। इस कमरे में मेरे जाने को दिल नहीं था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैं कमरे का दरवाज़ा खोल नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं थमे हुए कदमों के साथ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नज़रें मुझसे उठाई नहीं जा रही थी। दिल पर एक बोझ था, और यह भी कि माँ की यह भतीजी बहुत छोटी है। मैंने जूते उतारे, एक साइड पर रखकर शेरवानी उतारने लगा। यूं ही मेरी नज़रें अपनी नई दुल्हन पर पड़ी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वे पलंग से टेक लगाए मज़े से सो रही थी। वे सोते हुए एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा कि इसके साथ जुल्म किया गया है। मेरे घर वालों ने, क्या इसकी बीवी बनने में मेरी मर्जी है? क्या वे मेरी बीवी बनकर रह सकती है, या मैं इसे बीवी का दर्जा दे सकता हूँ? क्या यह बीवी का हक अदा कर सकेगी? मैं ये सब सोच रहा था। मैं आराम से बिस्तर पर लेटा था। इसकी नींद खराब न हो, पता ही न चला कब नींद आई और मैं दूर कहीं गुमनाम अंधेरों में खो गया। सुबह होने लगी, जैसे बहुत जल्द सूरज निकल गया हो। करवट बदलते तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी ज़बरदस्ती की बीवी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बिल्कुल भी इससे इस तरह की हरकत की उम्मीद न थी। मैं तो इसे ना समझ कर टाल रहा था। मुझे अचानक क्यों सीधा बैठकर देखकर वे खिलकर हंसी। क्या आप डर गए? नहीं नहीं, डरना किस बात का? मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा। आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे, इसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं इसकी इस हरकत से एकदम चौंक गया। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था वह इतनी भी मासूम नहीं थी। हाँ, कुछ देर हो गई थी। मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा। तुम सो रही थी? जी, मुझे जल्दी नींद आ जाती है, आप मुझे उठा देते, उसने मुस्कुरा कर मुझे कहा। मैं इसकी इस बात से हैरान था। नहीं, मैं थका हुआ था। खैर, मैं उठा और फ्रेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में एक मिनट रुकने को दिल नहीं कर रहा था। मैं निकला और कमरे से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? इसने मासूम अंदाज में सवाल किया। कहीं नहीं, अभी आता हूँ। यह कहकर मैं टीवी देखने सोफे पर निठाल होकर बैठ गया। छत को घूरते हुए सोचने लगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्या सिमर इस सामने वाले लड़के को पसंद करती थी? क्या वे दोनों भागे हैं? मुझे ये सवाल सता रहे थे। मैंने देखा अभी सब सो रहे थे और माँ अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई।
मैं आराम से उठकर बाहर निकल गया। सिमर के घर की तरफ देखने की ख्वाहिश मर चुकी थी। उस लड़के का पता करवाना चाहता था। एक तरफ चंद बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने घर से पता करो, अमन भाई को बुला दें। ले जाने लगा तो एक और ख्याल आया। मैंने इसे ऐसा करने से मना कर दिया और कुछ जाकर उनका दरवाज़ा बजाया। 3-4 बार ऐसा करने के बाद एक शख्स बाहर आया। वे ना तो उसके बाबा थे और ना भाई। मोहल्ले में रहकर इतना तो पता होता है कौन हमारे मोहल्ले का है और कौन नहीं। मैंने पूछा और कहने लगा, मैं अमन के ऑफिस से हूँ, कुछ काम था, ऑफिस में मिला नहीं, कहाँ है? वे मैंने देखा वे आदमी जो भी था यकीनन उस लड़के अमन का मामा चाचा था। इसके चेहरे पर घबराहट थी, इसकी परेशानी मैंने भाप ली। वे अमन दरअसल किसी काम से शहर से बाहर चला गया है, कोई ज़रूरी काम था, इसने काँपती आवाज़ में कहा। अच्छा, कब तक आएगा? मैं सर को बता दूंगा। अगर वे पूछेंगे कि कब आएगा, इसका तो मुझे पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तो बता देंगे। और दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर चला गया। मैं दरवाजे के साथ कान लगा कर खड़ा था। मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी, अब इसके ऑफिस से पूछने आए हैं, कल मोहल्ले वालों को पता लगेगा हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कमबख्त बता देता तो इज्जत से इसका रिश्ता मांग लेते। इस लड़की के घर वालों के मुंह पर भी कालिक मल दी और हमें भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं खड़ा सब सुन रहा था। मेरा शक यकीन में बदल चुका था, यानी ये दोनों सच में भागे थे। मुझे इस दिन समझ जाना चाहिए था और उसके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। इस रुसवाई से बेहतर था मैं अपनी एक तरफ मोहब्बत का गला घोट देता। 3 दिल 2 घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते हुए भी बस गया था, मगर दिल टूट चुका था। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने वजूद का बोझ उठाए वापस घर आ गया। माँ ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई। तुम कब बाहर गए थे और क्यों? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। माँ, ऐसे ही गया था, परी सो रही है। माँ ने कमरे की तरफ जाते हुए पूछा। देख ले, उठी हुई थी। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। मेरे दिमाग में अमन के घर पे होने वाली बातें गूंज रही थी। मैं सोचने लगा, इसका मतलब वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने भाग जाना सही समझा। उसने कितना भयानक और तकलीफ कदम उठाया। उन दोनों ने क्यों किया ऐसा? अगर सिमर अपनी माँ को अपनी पसंद बता देती तो ये सब ना होता। क्या यह सब मेरी वजह से हुआ? अगर उनकी सच्ची मोहब्बत थी तो कसम से मैं रास्ते से हट जाता, सबके घर वालों को परेशानी से बचा लेता। एक बार वे कहती तो, लेकिन क्या मोहब्बत इतनी खुदगर्ज होती है, या बेवकूफ़, या फिर अंधी जो सोचने समझने की सलाहत ख़त्म हो जाती है? नहीं, मोहब्बत जज्बाती हो जाती है। अगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती, यह क्या किया तुम दोनों ने? मैं अपने सर पर आहिस्ता से मुक्के मार रहा था। तभी माँ मेरे कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे? सर दर्द है? लो मैं दवा दूंगी। माँ ने बड़े प्यार से सर पर हाथ रखा। नहीं माँ, आप खुद भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, अभी आराम कर लें, मैं गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। माँ ने मेरा माथा चूम लिया और चली गई। मैं पछतावा कर रहा था, मगर क्या हो सकता था? इस ज़िंदगी को अब खामोशी से गुजारनी थी और समझौते के तौर पर चलना था, अपने लिए और अपनों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।